दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद पॉलिटी की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो अपनी फंडामेंटल राइट्स पे होने वाली है। साथियों, ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए इस वीडियो को मैंने दो भागों में बनाने का प्लान बनाया है। फंडामेंटल राइट्स की आज पहली वीडियो आपके सामने है। इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और मेरी आशा है कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ वो चीज़ें दे पाऊँगा जो कि अभी तक कम लोग जानते हैं। आइए हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, फंडामेंटल राइट पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज राइट। राइट को साथियों हिंदी में अधिकार कहते हैं। आइए पहले समझने का प्रयास करते हैं कि अधिकार क्या है, किस तरीके से यह इसकी शुरुआत होती है और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। आईएएस में यहां से भी प्रश्न आ रखा है। सबसे पहली चीज जिसको साथियों आपको समझना होगा कि अधिकार के विषय में सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से अधिकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदी में इसे हम कहेंगे सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। यहां और इसको देने वाले तीन व्यक्ति हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। आइए थोड़ा डिटेल्स में इसको समझते हैं। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहेंगे, इसको सबसे पहले थॉमस हॉब्स के द्वारा दिया गया था। और थॉमस हॉब्स वह विचारक है जो कहता है कि राज्य मनुष्य के द्वारा निर्मित है और मनुष्य इस पृथ्वी पे कुछ अधिकारों को लेकर के आता है और उन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ही राज्य का निर्माण होता है। पहली चीज, जॉन लॉक इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बताता है। और यूं कहें कि जॉन लॉक इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी 1688 की गौरवमयी क्रांति जिसे हम कहते हैं, जिसके बाद इंग्लैंड में संसदात्मक सरकार की स्थापना होगी, विलियम ऑफ ऑरेंज उसका केयरटेकर बनेगा और वहीं से इंग्लैंड की एक यूं कहें कि राजनीतिक दर्शन की शुरुआत होती है। और हम कहते हैं कि इंग्लैंड में परंपराओं के द्वारा शासन चलाया गया और इसीलिए हम कहते हैं कि इंग्लैंड का संविधान मूल रूप से अलिखित है। लॉक को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है और उदारवाद के पिता होने के साथ साथ जॉन लॉक अधिकारों का भी, मतलब ये कहिए कि अधिकारों के सिद्धांत की व्याख्या करने का भी कार्य करता है। लॉक कहता है कि मनुष्य पृथ्वी पे उत्पन्न होने के साथ ही तीन प्रकार के अधिकार को लेकर के आता है: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, सॉरी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और इन्हीं तीन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए मनुष्य क्या करता है? राज्य रूपी संस्था का निर्माण करता है। और राज्य का मूल कार्य क्या है? इन्हीं अधिकारों को संरक्षित करना। रूसो इसकी और व्याख्या करेगा और फ्रांस में इस चीज को लगाने का प्रयास करेगा। और इन तीनों विचारकों को ही मूल रूप से हम सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जन्मदाता के रूप में मानते हैं। अब सवाल है साथियों कि इन लोगों ने अधिकार के जिस सिद्धांत को दिया उसको कहा जाता है नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार।
मतलब ये अधिकार के आईएएस में, मेंस में पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी ये पूछा गया है कि अधिकार के 3 जनरेशंस कौन कौन हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा 1688 के पश्चात अधिकारों के जिस स्वरूप का उदय होता है उसको प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। अब यही समझिएगा साथियों कि 1789 के बाद जो अमेरिका की क्रांति होती है, उसके पश्चात 1793 से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होगा और वहां पे 2 व्यक्ति होंगे, जेफरसन और मेडिसन। मेडिसन का कहना होगा कि अधिकारों को संविधान में लिख करके नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि राज्य को यह बता दिया जाएगा कि ये अधिकार हैं तो राज्य सबसे पहले उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेगा। वही जेफरसन कहते हैं कि इन सारी चीजों को संविधान में लिख करके दिया जाना चाहिए। हालांकि यहां मेडिसन की बात मानी जाती है और मूल संविधान जो अमेरिका का था उसमें अधिकारों का उल्लेख नहीं होगा, जिसे बाद में जाकर के मालवरी वर्सेस मेडिसन के केस में अब जो अमेरिकन संविधान के पहले 10 संशोधन थे वहां पर उन अधिकारों का समावेश किया जाता है। अब यहां से ध्यान रखना है साथियों कि जब इन नेचुरल राइट्स को, प्राकृतिक अधिकारों को संविधान में जगह मिल गई तो ये हो गए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मतलब ये वो अधिकार हो गए मौलिक जिन्हें संविधान दे रहा है और राज्य को किसी भी हाल में इनको छीनने का हक नहीं होगा। इसके पश्चात साथियों 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब यूएनओ बनेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके पश्चात कुछ अधिकारों को मानव मात्र के लिए दे दिया जाता है और ये हो जाएगा ह्यूमन राइट्स, HR। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये 3 पीढ़ी के अधिकार हैं। प्रथम पीढ़ी के अधिकार प्राकृतिक अधिकार, दूसरे पीढ़ी के अधिकार मौलिक अधिकार जिन्हें संविधान देता है, और तीसरे पीढ़ी के अधिकार जो मानव मात्र के लिए हैं उनको मानव अधिकार कहा जाता है। इस तरीके से साथियों हम देखते हैं कि आधुनिक लिखित संविधानों में अधिकारों का समावेश किया जाता है और जिन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसीलिए यदि हम देखें तो राइट इज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड मोरली जस्टिफाइड क्लेम और एंटाइटलमेंट that an individual holds against the society and the state to ensure their personal development, freedom and human dignity। अधिकार क्या है? कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ क्लेम है जिसके द्वारा या जिसे एक व्यक्ति होल्ड करता है राज्य के खिलाफ, जिससे व्यक्ति का विकास हो सके, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ यहां ध्यान रखिएगा कि राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट फंडामेंटल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सोशल एंड इंडिविजुअल वेलबींग। परंतु ये अधिकार वो कंडीशंस हैं जो कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, जिससे समाज में उसका विकास हो सके। यहां साथियों ध्यान रखिएगा, जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होंगे, PSIR ऑप्शनल की तैयारी कर रहे होंगे या जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के होंगे, लीगल बैकग्राउंड के होंगे, बच्चे इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। यहां ध्यान रखिएगा कि हैरोल्ड जे लास्की की परिभाषा सबसे अच्छी मानी जाती है। लास्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 की पुस्तक है, ये प्रोफेसर भी थे पॉलिटिकल साइंस के, साथ ही साथ लेबर पार्टी के मिनिस्टर भी बने इंग्लैंड में बाद में जाकर के। इन्होंने कहा है कि दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। अधिकार क्या है? वो परिस्थितियां हैं सामाजिक जीवन की जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण कर पाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि इनका मानना है कि राइट्स आर एसेंशियल फंक्शनल कंडीशंस दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू अटेन देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। अधिकार वो कंडीशंस हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सकता है। कंडीशंस मतलब सभी को दिए जाएंगे, अधिकार राज्य के द्वारा दिए जाएंगे और वो परिस्थितियां दी जाएंगी। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल के लिए 32 उम्र है, तो 32 साल के बाद का कोई जनरल का व्यक्ति चाह के भी आईएएस नहीं बन सकता है, तो कंडीशंस हैं। दूसरी परिभाषा राइट्स की ग्रीन ने दिया है, थॉमस हिल ग्रीन। इन्होंने कहा है राइट्स आर द पावर्स नेसेसरी टू द फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स वोकेशन एज अ मोरल बीइंग। अधिकार क्या है? शक्ति है
इन्होंने अधिकार को एक शक्ति के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है और इनके अनुसार सामान्यतया राइट्स आर रूटेड इन द मोरल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य के नेचर में ही राइट्स इंक्लूड होगा, जिसको रिकॉग्निशन देगा सोसाइटी के द्वारा और बेसिकली इफेक्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। अब इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, अधिकार की परिभाषाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उतनी चीजें यदि मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में बताऊं तो अनावश्यक वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके कंसेप्ट को समझिए, और ये चीजें मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के जो बैचेस लेकर के आऊंगा, उसकी वीडियो लेके आऊंगा, उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। वहीं पे तीसरा फिलोसफर है बर्नार्ड बोसांके। बोसांके कहता है कि राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। राइट वो क्लेम्स हैं जिसे समाज रिकॉग्नाइज करता है और राज्य इन्फोर्स करता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा साथियों कि अधिकार क्या है, और अमेरिका के संविधान के पश्चात हम जानते हैं कि दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधानों के द्वारा अधिकारों को अपनाया गया। इंग्लैंड के भी संविधान में बाद में आएगा ये बिल ऑफ राइट्स के रूप में, उसकी भी एक बृहद चर्चा है, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनेगी। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इसी क्रम में भारत का भी संविधान बना 1947 में। तो संविधान बनाने के दौरान जो संविधान निर्मात्री सभा थी, यहां ध्यान रखिएगा कि पहली बार राइट्स को लेकर के नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी, और संविधान निर्मात्री सभा में मौलिक अधिकार को लेकर के जो समिति बनाई गई थी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा इसको अपनाया जाता है, और यहां ध्यान रखिएगा कि ये भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं, और ये आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। इनको सामान्यतया मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट फॉर मैन इसकी स्थापना की जाती है, कानून के शासन का व्यवस्था किया जाता है और उसको चलाने का काम किया जाता है। यहां ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों को लेकर के जो कुछ चीजें हैं कि मौलिक अधिकारों से संविधान में कौन कौन सी चीजों को स्थापित किया गया है, बार बार पूछा जाता है पीटी में, यूपीएससी के द्वारा। यहां ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने का काम कौन करता है? मौलिक अधिकार। वहीं पे आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी की बात आएगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाद में चर्चा करेंगे। नेचर कैसा है राइट्स का? जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब है कि यदि राज्य इन राइट्स को क्रश करता है तो व्यक्ति सीधे न्यायालय में जाएगा, और यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 सीधे यह शक्ति देता है कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाए, और आर्टिकल 226 यह शक्ति देता है कि हाई कोर्ट्स भी इन राइट्स पे सुनवाई कर सकते हैं। परंतु यहां ध्यान रखिएगा ये राइट्स, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर बट आर क्वालिफाइड। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये राइट्स अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। कैसे? तो यदि ये एब्सोल्यूट होते साथियों तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया नहीं जा सकता था। कुछ होगी कहानी, बाद में उसको भी समझेंगे। ये कैसे हैं? क्वालिफाइड हैं, क्योंकि राज्य इन पे क्या करता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करता है। हिंदी में इसी को कहते हैं युक्ति निर्बंधन। आगे पढ़ेंगे। वर्तमान में जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 6 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं करंट में। कौन कौन से ये राइट हैं? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32, और यहाँ जो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था इसको डिलीट कर दिया जाता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जनता पार्टी की गवर्नमेंट होगी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होंगे, प्रॉपर इस राइट को डिलीट कर दिया जाएगा 1978 में, और अब आर्टिकल 300A के द्वारा ये अपने आप में एक लीगल राइट है साथियों। अब सवाल है कि राइट दिया किसके विरोध में जाएगा?
तो वो दिया जाएगा स्टेट के विरोध में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसके विरोध में दिया जाएगा, तो राज्य के विरोध में दिया जाएगा, अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट। अब सवाल है कि व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि राज्य की परिभाषा, जो आर्टिकल जिसके विरोध में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इसकी परिभाषा आर्टिकल 12 हमें देता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 12 के स्टेट को हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं। संविधान में जहां कहीं भी स्टेट शब्द का प्रयोग होगा, उसकी व्याख्या आर्टिकल 12 की ही व्याख्या होगी। आर्टिकल 12 कहता है कि व्हाट इज द स्टेट, तो इसमें वो कहेगा कि एक्सिक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के जो एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं वो आएंगे इसमें, जिसमें पार्लियामेंट और कैबिनेट शामिल है। एक्सिक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होंगे, जिनमें स्टेट असेंबलीज हैं, गवर्नर्स हैं, ये सारे के सारे आएंगे। और उसके बाद लोकल अथॉरिटीज, जिनमें म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ट्रस्ट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद ध्यान रखिएगा आर्टिकल 12 में तो इतनी ही चीजें दी गई हैं, यहां ये ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब LIC के अगेंस्ट में केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ चीजें और जोड़ी और कहा कि जो भी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज होंगी, जो कि इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ द स्टेट के लिए काम करेंगी, मतलब आप इसको यूं समझें, ज्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं, सरल भाषा में समझें, कि कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी जो कि राज्य के कार्य को कर रही है, आर्टिकल 12 के तहत उसको भी राज्य माना जाएगा। जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, गेल है। इसमें आप और एक एग्जांपल ले सकते हैं, UIDAI जो कि आधार कार्ड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की कोई प्राइवेट बॉडी भी यदि सरकार के कार्य को कर रही है, तो वो भी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगी। जब हम जुडिशियरी पोजीशन की बात करते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा कि परफॉर्म्स स्टेट फंक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जुडिशियल डिटर्मिनेशंस आर जनरली एक्सक्लूडेड। यहाँ जुडिशियरी जो डिटर्मिनेशंस हैं उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि नेचुरल जस्टिस को वॉलेट करेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 13, जो कि फंडामेंटल राइट का बेस है। यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 13 में 4 चीजें शामिल हैं। 13(1) कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से संबंधित। यहां ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें हैं, लॉज और बायलॉज, विधि और प्रयुक्त विधि। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को बाई लॉज कहा जाता है साथियों, मतलब ये ऐसे कानून होंगे जो संविधान बनने से पहले से अस्तित्व में होंगे, उससे संबंध रखेगा आर्टिकल 13(1). वहीं पे ऐसे कानून जो कि संविधान बनने के बाद जिनका अस्तित्व होगा, उनको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाएगा, या विधि कहा जाएगा, या लॉज कहा जाएगा। तीसरा है लॉ की परिभाषा ये देगा, और चौथा बताएगा कि जिसे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड ऑन किया गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये सारी चीजें नहीं आएंगी। एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 13(1) कहता है आर्टिकल 13(1) कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब ऐसे कानून जो कि 26 जनवरी 1950 से चले आ रहे हैं, केवल तभी वैलिड होंगे जब ये फंडामेंटल राइट्स के अलावे लगेंगे। मतलब जहां तक फंडामेंटल राइट का एरेना होगा, वहां तक ऐसे लॉ जो 26 जनवरी 1950 से पहले चले आ रहे हैं वो नहीं लगेंगे, नॉट अप्लाइड। इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देता है, जिसपे हम थोड़ी आगे भी चर्चा करेंगे। दूसरा है आर्टिकल 13(2), ये कहता है
कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद स्टेट कोई भी ऐसे लॉ को नहीं बनाएगी जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होगा फंडामेंटल राइट्स के। मतलब पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तीसरा है कि लॉ में शामिल किया जाएगा किस किस को, तो इसमें आर्टिकल 13 कहता है एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, एक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, ऐसे कोई भी चीज जो कि लॉ के पावर को होल्ड करेगा वो आर्टिकल 13(3) के द्वारा लॉ कहलाएगा। बाद में यहां ध्यान रखिएगा कि इसमें चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेंशन नहीं था, तो जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर के फंडामेंटल राइट्स के साथ डिस्प्यूट होंगे, तब जाकर के इंदिरा गांधी के द्वारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 13(4) को ऐड ऑन करवाया जाएगा 1971 में, जिसमें यह कहा जाएगा कि आर्टिकल 13 की कोई भी चीज आर्टिकल 368 के अंतर्गत लॉ नहीं मानी जाएगी। अब यहां साथियों आर्टिकल 13 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ डॉक्ट्रिन्स देता है, जिसमें पहली डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। यहां ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आर्टिकल 13(1) से रिलेट करके है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, संविधान बनने से पहले के जो कानून हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के समय लागू नहीं होंगे, परंतु फंडामेंटल राइट्स के अलावे इनका पावर एज इट इज होगा जैसे ये फंडामेंटल राइट्स के लगने से पहले होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा ढक जाता है, लेकिन ग्रहण के पश्चात फिर से चंद्रमा उसी प्रकार से अपने स्वरूप में आ जाता है, तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है। ये 13(1) से रिलेटेड है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, यहां ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 13(2) एंड 13(3) से संबंधित है, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि यदि लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट ने किसी लॉ को बनाया है तो इट मस्ट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, सो दैट विल कैनॉट बी क्रस्ड। कहने का मतलब है कि यदि संसद कोई कानून बना रहा है तो उस कानून को बनाने के पीछे जनता की इच्छा होगी, तो पूरे के पूरे कानून को निरस्त करने से, यदि वो कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश कर रहा है, तो पूरे कानून को खत्म करने के से बेहतर होगा कि केवल उस पार्ट को हटा दिया जाए जो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये आर्टिकल 13(2) और 3 से रिलेट करता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर सुप्रीम कोर्ट देगी कब संसद को? केशवानंद भारती के केस में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आएगा, जिसपे हम आगे बात करेंगे, 1973। इसके बाद साथियों जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 के अंतर्गत दिया गया है। मतलब 14 से 18 के बीच में ये 18 होगा साथियों। 14 से 18 के बीच के जो अधिकार हैं इनको कहा जाता है राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या होगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सभी समान होंगे और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, ये दिया जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा साथियों, आर्टिकल 14 जिसकी बात करता है दैट इज रूल ऑफ लॉ। यहां साथियों ध्यान रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट ब्रिटिश कंसेप्ट है, इंग्लैंड का कंसेप्ट है, जिसको दिया गया था इंग्लैंड के लॉयर ए.बी. डाइसी के द्वारा। ए.बी. डाइसी कहता है कि यहां
इक्वलिटी अमंग लॉ की बात होगी कि कानून के नजर में सभी समान होंगे, कानून किसी भी दो व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार की अनइक्वालिटी को बढ़ावा नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेगेटिव कंसेप्ट है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज है, किसी इंडिविजुअल के लिए इक्वल सब्जेक्शन है सभी के लिए, और ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के लिए ये लगेगा। लेकिन यहां साथियों आप जानिएगा कि जिस इक्वालिटी की बात होती है, या आप खुद समझिएगा कि सभी को समान बनाने का मतलब होगा अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कहने का मतलब है कि इक्वालिटी, सभी को यदि इक्वल एक ही चीज से सर्व किया जाए, इसका मतलब क्या होगा कि समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि एक आईएएस को भी एक किसान के बराबर ही पैसा मिले तो क्यों आप मेहनत करके आईएएस बनिएगा। कहने का मतलब है कि डिवीजन ऑफ द लेबर इज द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। तो यहां ध्यान रखिएगा कि एफर्मेटिव इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कंसेप्ट साथियों अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, जहां पर संविधान जिसके तथ्यों को अपना करके ये कहेगी कि यदि समाज के कुछ खास लोगों को कुछ अलग प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो दे मस्ट बी प्रोवाइडेड सो। यहां ध्यान रखिएगा, दिस इज आर्टिकल 14(2). इसके बाद है साथियों आर्टिकल 15, ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यहां ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 15 की चीजें केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए लगेगा। विदेशियों के साथ इस तरीके के भेदभाव किए जा सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन का यहां ग्राउंड होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक, जो भारत में का जो नागरिक है उसमें दो व्यक्तियों के या दो नागरिकों के बीच धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, जाति के आधार पे, सेक्स के आधार पे और डिसेंट के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई डिवीजन नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ चीजें हैं। 15(1) कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन सोली ऑन द प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स, जो हमने ऊपर पढ़ा है। इन आधार पर राज्य दो व्यक्तियों के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 15(2) कहता है no citizen can be denied access to public places, shops, hotels, wells based on these grounds। इन्हीं आधारों पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे दो व्यक्तियों के बीच किसी पब्लिक प्लेस में जाने पे, बाजार में जाने पे, दुकान में जाने पे, होटल में जाने पे, सिनेमा घरों में जाने पे, आपको याद होगा कि अंग्रेज लगाते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उसको यहाँ समाप्त किया जा रहा है। कोई कुआं बना दिया गया तो वहां पानी लेने से आप नहीं रोक सकते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां पे चूंकि आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देता है, तो 15(3) कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस परमिटेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान राज्य करेगा। और यहां ध्यान रखिएगा कि 15(4) और 15(5) स्पेशल प्रोविजंस परमिट करता है किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC ST एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनमें उनको दिए जा सकते हैं, प्रावधान उनके लिए किए जा सकते हैं। और आर्टिकल 15(6) साथियों अभी जिसको 2019 में जोड़ा गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के रिजर्वेशन को प्रमोट करवाता है, उसका भी आधार कहीं ना कहीं आर्टिकल 15(6) है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 15 को जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये इसका एक्सप्लेनेशन या यूं कहें कि इसका विस्तार हमें आर्टिकल 17 में मिलेगा आगे जाकर के, कि किस तरीके से आप भारत में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 16, ये ध्यान रखिएगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यहां साथियों जानिएगा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में संविधान हमारा इसके लिए टफ शब्द यूज करता है, लोक नियोजन। सिंपल भाषा में यदि हम शब्द हैं तो सरकारी नौकरी की यहां बात हो रही है। यहां ध्यान रखिएगा कि ये गारंटी देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर एनी ऑफिस ऑफ द स्टेट के मैटर्स में। और इसके अंदर भी केवल
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इसके आधार पे आप दो व्यक्तियों के बीच किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, पार्लियामेंट इसके लिए रेजिडेंस को एक कंडीशन बनाती है कुछ जॉब्स के लिए आर्टिकल 16(3) के द्वारा, ये भी एक्सेप्शंस है। रिजर्वेशन का प्रावधान भी आएगा साथियों इसी के द्वारा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन की बात हो जाएगी, आर्टिकल 16(4) से आती है। इसके लिए यदि हम बात करें तो यहां ध्यान रखिएगा कि बैकवर्ड क्लास कमीशन जो पहला बना था, दैट वाज काका साहब कालेलकर कमीशन, ये 1955 में बनता है। नेहरू जी के द्वारा इसकी रिपोर्ट को नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि 1976 में जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जाएगा, मंडल कमीशन जिसे हम कहते हैं, और उसकी रिपोर्ट को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और उसके द्वारा सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया जाएगा। काफी हो हल्ला होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली जाती है, उसके बाद पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनेंगे। नरसिंह राव के द्वारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% दिया जाता है बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को। इस पूरे मामले को इंदिरा सहनी के केस में चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और यहां ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 27% ओबीसी कोटा को तो मान लिया जाएगा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन का अपर कैप कितना होगा, 50%, मतलब किसी भी हाल में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए क्रीमी लेयर का भी सिद्धांत दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, कहा कि ऐसे मतलब निचले वर्ग के व्यक्ति जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा, और स्टेट को कहा कि ओबीसी कमीशन आप बनाइए। इसीलिए आप जानते होंगे कि 1992 से ओबीसी कमीशन का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीजें होती हैं, और वर्तमान में 2019 के बाद इसी के द्वारा आर्टिकल 16 के द्वारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है 16(6) में, जो कि 10% कोटा ईडब्ल्यूएस को देता है प्राइवेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। साथियों, इसके बाद है आर्टिकल 17। साथियों, ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, छुआछूत को समाप्त करता है। छुआछूत की समाप्ति मैंने पहले ही बोला है कि आर्टिकल 15 का विस्तार है। 15 में हमने देखा कि कुछ आधारों पर क्या किया गया, तो छुआछूत को रोका गया, रेस, कास्ट, सेक्स वगैरह के आधार पर। आर्टिकल 17 प्रॉपर तरीके से छुआछूत को समाप्त करता है। ये एब्सोल्यूट राइट देता है जिसके द्वारा एबॉलिश किया जाता है अनटचेबिलिटी को और उसके किसी भी प्रकार के प्रैक्टिसेस को और किसी भी फॉर्म के प्रैक्टिस को। और इसके लिए ध्यान रखिएगा कि संसद के द्वारा यूं कह लें कि आर्टिकल 17 पे कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, और संसद ने आर्टिकल 17 को लगाने के लिए कानून बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके साथ कुछ और भी कानून बने हैं, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट वगैरह हैं, सारे इसी के द्वारा आर्टिकल 17 के द्वारा ही बनाए गए कानून है। इसका अगला आर्टिकल है साथियों आर्टिकल 18, जो कि टाइटल्स को एबॉलिश करता है। यहां ये ध्यान रखिएगा कि टाइटल्स का मतलब इसके अंतर्गत हुआ राय बहादुर दीवान साहब, जो अंग्रेजों के द्वारा दिए जाते थे। ये कहता है कि स्टेट प्रोहिबिट्स फ्रॉम कन्फेरिंग टाइटल्स, राज्य किसी भी प्रकार के टाइटल्स को नहीं देगा, केवल दिए जाएंगे तो मिलिट्री टाइटल्स दिए जाएंगे और एकेडमिक टाइटल्स दिए जाएंगे, न तो एकेडमिक और मिलिट्री के अलावा किसी और प्रकार के टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। इसमें साथियों विवाद उठा भारत रत्न के मामले में। यहां ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा भारत रत्न की जब शुरुआत की गई, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो यहां शुरू से यह माना गया कि आर्टिकल 18 का यह उल्लंघन करता है। जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इस प्रकार के उपाधियों को देना बंद कर दिया, लेकिन फिर से जब 1980 में इंदिरा गांधी आती हैं तो उन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि देना शुरू किया। फिर इस मामले को बालाजी राघवन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा
कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण किसी भी व्यक्ति को यदि दिया जाता है तो उसके पूरे जीवन भर की मेहनत का वो परिणाम है, एक दिन के लिए किसी को नहीं दिया जाता है, इसीलिए ये उपाधि नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म अवार्ड की किसी भी फॉर्मेट को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में नहीं लगाएगा, उसको वो प्रॉपर तरीके से एबॉलिश कर देता है। अब साथियों राइट टू फ्रीडम हम देखते हैं, ये आर्टिकल 19 है। यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 के दो क्लॉजेज हैं, 19(1)(a), 19(1)(b) या 19(1) एंड 2 कर दीजिए। 19(1) में 6 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)(a) कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मतलब हमें अपनी भाषा और अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करने की स्वतंत्रता होगी। यहां ध्यान रखिएगा कि फ्रीडम का जो मतलब होगा, फ्रीडम साथियों एफर्मेटिव सेंस में लिया गया है। एफर्मेटिव कह लें या इसको पॉजिटिव कह लें, इसको हम निगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं। निगेटिव सेंस का मतलब है कि राज्य किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट लगेगा, यहां इसको ध्यान से सुनिएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल 1850 के आसपास इंग्लैंड में बहुत महान राजनीतिक दार्शनिक हुए थे। उन्होंने कहा कि समाज की रक्षा के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जाएं। मतलब जहां समाज की बात आएगी तो राज्य एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। तो वहीं से शुरू होता है एफर्मेटिव फ्रीडम या पॉजिटिव फ्रीडम का कंसेप्ट। लिबर्टी के बाद हम फ्रीडम का कंसेप्ट जो हम एफर्मेटिव सेंस में लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आधुनिक सभी राज्यों में फ्रीडम को एफर्मेटिव सेंस में ही लिया जाता है। 19(1)(a) कहता है कि हम सभी को स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम होगा। इसके अंतर्गत कुछ फ्रीडम्स हैं जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता है, साइलेंट रहने की स्वतंत्रता है, इंफॉर्मेशन की स्वतंत्रता है, ये सारी चीजें आती हैं। 19(1)(b) कहता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, एक जगह हम सभी शांतिपूर्वक और बिना हथियार के कलेक्ट हो सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। 19(1)(c) इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसमें कोऑपरेटिव को भी ऐड किया गया कि इसमें एसोसिएशन बनाने की हमें स्वतंत्रता है, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, हम संघ बना सकते हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, उसके साथ यूं कह लें कि प्रेशर ग्रुप्स, ये सभी बनाए जाते हैं, सभी 19(1)(c) के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऐड कर दिया गया। 19(1)(d) हमें मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता देता है, पूरे भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है। 19(1)(e) हमें रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता देता है। और 19(1)(g) हमें प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन द ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की स्वतंत्रता देता है कि हम किसी प्रकार के प्रोफेशन को अपना सकते हैं, किसी व्यवसाय को अपना सकते हैं, किसी ट्रेड को कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है। लेकिन साथियों अभी हम लोगों ने देखा है कि चूंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट में है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं इन फ्रीडम्स में, जो कि 19(2) में से लेकर के 19(6) तक में बताए गए हैं। ये हैं सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेकर के, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है लेकिन हम सॉवरेंटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेकर के कुछ बोल नहीं सकते हैं ऐसा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा को लेकर के। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, उसके खिलाफ भी हम नहीं बोलेंगे। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी ब्रेक ना हो, इससे कोई काम नहीं करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आ जाती है, डिफेमेशन की बात आ जाती है, इंसाइटमेंट एंड ऑफिस की बात आ जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब आ जा सकते हैं लेकिन किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को कोई नुकसान ना हो, जिसकी वजह से 371 में आप देखते हैं इनर लाइन परमिट वगैरह की व्यवस्था की गई है। तो ये सब सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 19(2) से लेकर के 19(6) तक में दिए गए हैं साथियों। इसके बाद साथियों राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 20 एंड 21 में है।
आर्टिकल 20 हमें कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यहां ध्यान रखिएगा कि कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस को लेकर के जो प्रोटेक्शन है उसकी बात यहां करता है। यहां साथियों एक चीज जानिएगा कि क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करता है, सिविल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं देता। इसमें तीन चीजें हैं। पहला कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब किसी भी व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के द्वारा आज के डेट में वर्णित है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करता है पुराने कानून से, उसमें किसी को 10 साल की कैद थी और आज के कानून में केवल जुर्माना है, तो आज के डेट में यदि कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करेगा तो उससे केवल जुर्माना लिया जाएगा, 10 साल की कैद नहीं होगी। No person shall be convicted for an act that was not an offense at the time of commission. No subject to a penalty higher than the prescribed then, applied only to criminal laws, not civil or tax liabilities. ठीक है। दूसरा है no double jeopardy। यहां ध्यान रखिएगा कि यह भी केवल क्रिमिनल लॉज के लिए है। एक ही व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है, जो अपने अंधा कानून मूवी में देखा होगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की एक बार मर्डर की जाती है तो उसको एक ही बार की, मतलब जो भी सजा दे न्यायालय के द्वारा वो दिया जाएगा, एक बार से ज्यादा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि सिविल और टैक्स रिलेटेड चीजों में नहीं होगा। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यह भी ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल क्रिमिनल लॉज में है कि यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए या उसकी खुद की खिलाफ दी गई गवाही मान्य नहीं होगी। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि यदि न्यायालय चाहे तो पुलिस को कहने के बाद यहाँ पे जैसे नार्को टेस्ट वगैरह हैं, ये लिए जा सकते हैं। इनमें कवर्स ओरल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, थंब इंप्रेशन, ब्लड सैंपल्स, फिजिकल एक्सपोजर, ये सब किए जा सकते हैं। लेकिन जब मानिए न्यायालय को लगेगा तभी, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। इसके बाद है साथियों आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां ध्यान रखिएगा कि यह कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन और स्वतंत्रता से केवल उसी रूप में वंचित किया जा सकता है जिस रूप में कोई कानून बनाया गया हो, अन्यथा नहीं। यहां ध्यान रखिएगा कि इसकी व्याख्या काफी बड़ी है। मैं सरल भाषा में इसको समझाना चाहूंगा कि यदि संसद कोई कानून बनाती है तो उसी के द्वारा या उसी बनाए गए कानून के द्वारा उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। यहां ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। यहां ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ की बात करेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये ब्रिटिश मूल की चीज है कि संसद यदि कोई कानून बनाती है, क्योंकि इंग्लैंड के संसद के लिए कहा जाता है कि वो केवल एक काम नहीं कर सकती है कि महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती है, बाकी वो सब काम कर सकती है। तो यहां जब हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ की बात करेंगे तो न्यायालय ये देखता है कि कानून बनाने का मोटो क्या है, तो उसमें वो नॉर्मली संसद के बनाए कानूनों में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है। लेकिन जब वह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाएगा, फिर वो अमेरिकन संविधान की प्रक्रिया को अपनाता है या अमेरिकन जुडिशियरी की प्रक्रिया को अपनाता है कि कानून के द्वारा कहीं नेचुरल जस्टिस को तो वायलेट नहीं किया जा रहा है, तो वहां वो काफी विस्तृत व्याख्या करता है किसी कानून की। यहां आर्टिकल 21 की 2 व्याख्याएं हैं गोपालन के केस में 1950 में। तो यहां आर्टिकल 21 को केवल नैरो में, मतलब वे में व्याख्या न्यायालय ने किया और कहा कि केवल आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शंस के खिलाफ ही प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। वहीं मेनका गांधी के केस में 1978, इंदिरा गांधी की छोटी बहू थी, संजय गांधी की पत्नी, इनके केस में न्यायालय ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया और काफी विस्तृत व्याख्या कर दी आर्टिकल 21 की, जस्ट फेयर और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इसमें लगा दिया। काफी लंबी व्याख्या की, काफी बड़ी लिस्ट दे दी और कहा कि इस तरीके से राज्य नहीं कर सकता है। इसी में ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी को भी लगाया गया बाद में आकर के, जिसके लिए पुट्टू स्वामी का केस आता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा नदियों को भी जीवित व्यक्ति के द्वारा अधिकार दिए गए। और यहां साथियों ध्यान रखिएगा कि
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 से एजुकेशन को भी मौलिक अधिकार माना गया जीवन के अंतर्गत, और इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही शामिल किया गया और कहा गया कि स्टेट के लिए मैंडेटरी होगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। इसके लिए सरकार लाती है राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट 2009। इसके बाद है साथियों आर्टिकल 22, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन देता है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन दिलवाने की बात करता है। यहां ध्यान रखिएगा कि दो प्रकार के प्रोटेक्शन है, प्यूनिटिव डिटेंशन है और प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ये पहला है, ये दूसरा है। प्यूनिटिव डिटेंशन के कानून उसी पे लगते हैं जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो। साधारणतया आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड्स बताए जाएंगे पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ उसको अपने मन मर्जी के वकील से कंसल्ट करने और डिफेंड कराने का अधिकार दिया जाएगा और उसको 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। मतलब यह आर्टिकल 32(1) हेबियस कॉर्पस इसका विस्तार है कि यदि किसी व्यक्ति को प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। न्यायालय यह तय करेगी कि वह व्यक्ति गुनहगार है, नहीं तो यदि वह व्यक्ति को फ्री पाएगी तो छोड़ देगी। दूसरा ध्यान रखिएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये साथियों ध्यान रखिएगा। आचार्य दुर्गादास बसु कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून को साथियों यहां ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था भारत में, ठीक है, जिसको कि हम रॉलेट एक्ट वगैरह कहते हैं। यहां क्या है कि शक के आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। डिटेंशन विदाउट ट्रायल कैनॉट एक्सीड 3 मंथ्स, यहां ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पे भी कुछ चीजें हैं कि किसी व्यक्ति को मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। 3 महीने से अधिक ध्यान रखिएगा कि एडवाइजरी बोर्ड की बात की जाती है कि बिना बोर्ड के, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस वगैरह होंगे, जिनके बिना मतलब बताए उसको नहीं रखा जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा कि मोरारजी भाई देसाई की जनता पार्टी सरकार 44वां संविधान संशोधन में, क्योंकि उन लोगों को इमरजेंसी में इसके द्वारा पीड़ित किया गया था, तो इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के समय को बढ़ा करके 3 मंथ्स को 2 मंथ्स कर दिया जाता है। मतलब 2 मंथ्स आज भी मेंशन है साथियों कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनी और डिटेनी मस्ट बी अफोर्डेड बाय अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। कई सारे कानून भी बनाए गए हैं, पोटा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा, ये सब सारे के सारे इसी के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद फेमा, फेरा, सब इसी के द्वारा कानून बनाए गए हैं आर्टिकल 22 सेकंड के द्वारा। अब साथियों यहां तक के हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपीएससी 2020 का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, फ्रीडम नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं होगा, राइट टू इक्वालिटी होगा। करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अ लेजिस्लेचर, ये 2021 का क्वेश्चन है, लेजिस्लेशन विच कन्फर्स on the executive or the administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India। किसको करेगा? इक्वालिटी अमंग लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14 को। 28 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 44 नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये 2019 का क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन्स ऑफ वन चॉइस। आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, चॉइस से। कौन सा देता है हमें? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। 19 नहीं देगा, 25 नहीं देगा, 29 नहीं देगा। इस तरीके से साथियों आपने देखा होगा कि ये क्लास
आपको काफी अधिक मदद करेगी, या मेरे वीडियोस आपको काफी अधिक मदद करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस वगैरह को बनाने में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे वीडियोस देख करके बनाइएगा। किसी किताब को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्यतया साथियों नॉर्मली लक्ष्मीकांत की किताब को बेस बनाया गया है। मैंने लक्ष्मीकांत की किताब के अलावे जितनी भी किताबें संविधान की मौजूद हैं, चाहे डीडी बसु हो, चाहे ब्रजकिशोर शर्मा हो, ग्रेनविल ऑस्टिन है, उसके बाद सुभाष कश्यप है, बेयर एक्ट खुद में है, सारी की चीजों को आप देख रहे होंगे कि सारे आर्टिकल्स बेयर एक्ट के ही हैं, एक्सप्लेनेशंस इधर उधर से हैं। तो मैंने सारी चीजों को समाहित करने का प्रयास किया है। प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। फिर भी यदि किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, मोस्ट वेलकम है। आप आराम से मेरे साथ मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। फिर भी आपको लगे कोई सुधार की आवश्यकता है तो नो वन इज परफेक्ट, मैं तैयार हूं उसके लिए। अगले वीडियो में ही आपको सुधार दिख जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।